दिस इज अजीत आनंद यार फ्रॉम आनंद टीचिंग सेंटर। हम लोग क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किए थे। आज हमारा वीडियो नंबर 15 है। इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोग देखे थे ओम्स लॉ क्या होता है, उसका लिमिटेशन क्या है, ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर किसको कहते हैं, और देखते थे हम लोग कि ओम्स लॉ कहाँ काम नहीं करता है, और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देखे थे। आज हम लोग देखेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। चलिए एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ देखने के लिए हम लोग दो चीज करेंगे। पहला मेथड इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि हमारा रेसिस्टेंस कांस्टेंट है, रेसिस्टेंस बी कांस्टेंट, और दूसरा हम लोग देखेंगे ईएमएफ कांस्टेंट है, ईएमएफ बी कांस्टेंट है। एक चीज और हम लोग ध्यान लेते हैं जरा, ओम्स लॉ को फॉलो करने के लिए सारे कंडक्टर एप्लीकेबल नहीं होते हैं, यानी कि सारे कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो वैसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उसको ओमिक कंडक्टर कहते हैं, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उसको नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं। दैट मीन्स हम लोग ये सारे चीज सिर्फ ओमिक कंडक्टर के लिए देखेंगे, ये बात भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो ओम्स लॉ किसके लिए देखेंगे? जो सिर्फ ओम्स लॉ को फॉलो करता है। दूसरा चीज, एक और बात हम लोग ध्यान रखेंगे कि पिछली बार जब हम लोग रेसिस्टेंस पढ़ रहे थे तो एक्सटर्नल और इंटरनल रेसिस्टेंस के बारे में बात किए थे। तो अभी 10 क्लास में हम लोग जो भी वेरिफिकेशन देखेंगे उसमें ऐसा मान लेंगे कि मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट मीन्स कंडक्टर या इलेक्ट्रिकल सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, जीरो है, ऐसा हम लोग मान लेंगे। तो बस सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग कितना मान लेंगे? जीरो। इस बात का ख्याल रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे जब रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो मेरा फर्स्ट स्टेप है एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं, और जिस तरीके से डायग्राम बनाएंगे उसी तरीके से हम लोग एपरेटस को और या फिर इक्विपमेंट्स को अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सेल लेते हैं। ठीक, एक सेल को हम लोग क्या किए कि एक स्विच से कनेक्ट कर दिए। इंटेंसिटी ऑफ करंट कम या ज्यादा हो इसके लिए हम लोग क्या किए, मेजर करने के लिए हमने एक एमीटर लगा दिया सीरीज फॉर्म में। फिर हमने क्या किया, एक रेसिस्टेंस, आप इसको रेसिस्टर बोल सकते हैं, अभी इसको जोड़ दिया। रेसिस्टेंस के पैरेलल में हमने क्या किया, एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया। एक सिंपल सा इलेक्ट्रिकल सर्किट तैयार है। सबसे पहले क्या किए, एक सेल, स्विच, एमीटर और रेसिस्टेंस को हमने क्या किया, सीरीज फॉर्म में जोड़ दिया, और रेसिस्टेंस के पैरेलल में क्या जोड़ दिया, वोल्ट मीटर को जोड़ दिया। ये मेरा फर्स्ट स्टेप था। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, क्या देखा, एज द स्विच इज ऑन, जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करेंगे एमीटर क्या शो करेगा, इंटेंसिटी ऑफ करंट को शो करेगा। ये मेरा बैटरी का सेल का पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल है। करंट की सप्लाई इस तरीके से होगी, ठीक है। तो एमीटर क्या शो करेगा, एमीटर शो करेगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। इंटेंसिटी के बारे में आपको पहले से पता है, कितना पावर का करंट फ्लो करेगा, उसका कितना एम्पियर है, उसकी इंटेंसिटी है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को शो करेगा। फिर हमारा जो वोल्ट मीटर यहां जो लगा के रखे हैं वो हमारा वोल्ट मीटर, ये किस चीज को शो करेगा, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को शो करेगा। ये मेरा सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में क्या किए थे, इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार किए थे, और जो सर्किट डायग्राम है इसी के अनुसार से हमने क्या किया, पूरे ऑपरेटर्स को अरेंज कर दिया। अब स्विच ऑन करने के बाद करंट की सप्लाई हो गई, एमीटर हमारा इंटेंसिटी ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करेगा और वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को। अब हम लोग क्या करते हैं ना, नंबर ऑफ सेल जो होते हैं यहाँ पे 1 by 1 करके बढ़ाते हैं। तो पहले 1 था, अब कितना बढ़ा दिया, 2।
फिर हमने क्या किया, एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग ले लिया। फिर हमने क्या किया, एक और सेल बढ़ा दिया, यानी कि नंबर ऑफ सेल को क्या किया, 1 by 1 बढ़ाया गया। तो लिखेंगे नाउ नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीज्ड 1 by 1, एक एक करके बढ़ाए। तो एक बात आपको ध्यान में होगा, यहां पे हम लोग उस फॉर्मेट को देख रहे थे जब रेसिस्टेंस कांस्टेंट रहे, यानी कि रेसिस्टेंस में किसी तरह का हेरफेर हम लोग नहीं किए। तो इस तरीके से नंबर ऑफ सेल को क्या किए, 1 by 1 करके इंक्रीज किए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ाते हैं वैसे वैसे हम लोग एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग भी नोट करते जाते हैं। 1 by 1 इसको इंक्रीज किया एंड find the corresponding readings of ammeter and volt meter। अभी तक हम लोग 3 स्टेप में क्या देखे थे। पहले स्टेप में ये डायग्राम के अनुसार से सारे ऑपरेटर्स को अरेंज करना था। दूसरे स्टेप में क्या किए थे कि एक सेल को लगाए थे और स्विच को ऑन किए। जैसे ही स्विच ऑन गया करंट की सप्लाई हो गई, एमीटर एंड वोल्ट मीटर की रीडिंग देख लिए। तीसरे स्टेप में क्या किए कि नंबर ऑफ सेल को 1 by 1 करके बढ़ाते चले गए। आपको ये बता दिए थे कि रेसिस्टेंस अब की बार मेरा कांस्टेंट है। 1 by 1 करके सेल को बढ़ाए और कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म में हम लोग एमीटर एंड वोल्ट मीटर की रीडिंग ले लिए। तो चौथे में हम लोग देखेंगे रीडिंग्स, या फिर हम लोग देखते हैं ऑब्जर्वेशंस क्या किए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहां लिखते हैं नंबर ऑफ सेल। दूसरे बार में लिखेंगे एमीटर्स रीडिंग, एमीटर्स रीडिंग। तीसरी बार में तीसरे खंड में हम लोग लिखते हैं वोल्ट मीटर्स रीडिंग। देखिए नंबर ऑफ सेल अगर मेरा 1 था तो एमीटर्स रीडिंग को चलो मान लिया मेरा I1 है, वोल्ट मीटर रीडिंग मेरा V1 है। नंबर ऑफ सेल अगर मैं 2 दिखा तो मेरा एमीटर्स की जो रीडिंग है वो हमने पाया I2 है, वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या देखा, V2 है। नंबर ऑफ सेल हमने 3 रखा, ये एमीटर्स की जो रीडिंग है वो I3 है और ये मेरा क्या है, V3 है, वोल्ट मीटर की रीडिंग हमने देखा। ये जो रीडिंग है ये हमारा न्यूमेरल फॉर्म में आएगा। वोल्ट मीटर की रीडिंग वोल्ट में, एमीटर की रीडिंग एम्पियर में जाएगा। अब स्टेप 5 में आते हैं हम लोग, क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रीडिंग्स ऑफ एमीटर्स एंड वोल्ट मीटर we draw a graph potential difference versus intensity of current। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को x एक्सिस पर लेंगे और एमीटर्स रीडिंग दैट मीन्स इंटेंसिटी ऑफ करंट को हम लोग y एक्सिस पर ले लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ पे हमने ले लिया ओरिजिन। यहाँ पे हमने लिखा पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ पे लिखिए इंटेंसिटी ऑफ करंट। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कहाँ करेंगे, वोल्ट मीटर में। इंटेंसिटी ऑफ करंट को मेजर किस चीज में करेंगे हम लोग, एम्पियर में। तो हमने क्या देखा, ये मेरा वोल्ट मीटर का V1 रीडिंग है, ये मेरा V2 है और ये मेरा V3 रीडिंग है। ठीक है, ये मेरा V1 है, ये V2 है, ये V3 रीडिंग है और ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का रीडिंग किस चीज में था, वोल्ट में था। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारा एमीटर्स की रीडिंग का I1 था कब, जब एक सेल लगाए थे। I2 था कब, जब 2 सेल लगाए थे। I3 था कब, जब हम लोग 3 सेल लगाए थे। तो 3 सेल के लिए I3 V3, 2 सेल के लिए I2 और V2 और 1 सेल के लिए I1 और V1 की रीडिंग थी। हमने क्या देखा, V1 और I1 का जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये ग्राफ मेरा एक स्ट्रेट लाइन में आएगा।
तो इस तरीके से हमने क्या पाया कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो करता है किस चीज को, प्रोपोर्शनलिटी को। तो यहाँ जो हमने देखा कि ये हमारा हेल्प से, ये एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग के हेल्प से जो ग्राफ ड्रॉ किया वो ग्राफ मेरा कैसा आया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और वी नो दैट स्ट्रेट लाइन ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, प्रोपोर्शनलिटी को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स इंटेंसिटी ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम लोग देखते हैं कंक्लूजन। ये कंक्लूजन क्या कहता है, वी फाइंड दैट, हमने क्या पाया, द स्लोप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ करंट का जो मेरा ग्राफ का स्लोप था, स्लोप ऑफ दैट ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन which shows that, ये क्या बताता है, ये I प्रोपोर्शनल टू V, दैट मीन्स इंटेंसिटी ऑफ करंट किसके प्रोपोर्शनल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस के। तो इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, I प्रोपोर्शनल टू V, दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू I। आपको पता है कि प्रोपोर्शनल को जब हम लोग इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो किस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, एक कांस्टेंट से। तो दैट मीन्स ये चीज यहां पर लिखे है, तो V इक्वल टू I इंटू हम लोग क्या लिखे, R, और क्या लिखेंगे हियर R, दैट मीन्स रेसिस्टेंस इज कांस्टेंट। और इस तरीके से हमारा ओम्स लॉ प्रूव हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखें, ओम्स लॉ को देखें, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। तो आपको देख लिए एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के दो केस हमने बना रखे थे। एक जब हमारा रेसिस्टेंस कांस्टेंट है और हमने यहाँ पे सेल बदल करके ईएमएफ, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस को बदलते चला गया। दूसरा केस ये होगा कि हम लोग यहाँ पे बैटरी को फिक्स रखेंगे और रेसिस्टेंस को बदलते चले जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट रेसिस्टेंस पे इसकी रीडिंग कैसे बदलते चली जाती है। तो फिलहाल अभी हम लोग जो देखे उसका थोड़ा समरी कर लेते हैं। ये हमारा सेटअप था ओम्स लॉ को वेरीफाई करने का। इस सेटअप में दो बात को ध्यान में रखा गया था, कंडक्टर मेरा ओमिक कंडक्टर होना चाहिए था और रेसिस्टेंस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल, दैट मींस जीरो होना चाहिए था। और एक केस और था, वो मेरा रेसिस्टेंस कौन सा है, कांस्टेंट है। एक सेल रखे एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग लिए, दो सेल रखे एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग लिए, तीन सेल रखे एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग लिए। उस रीडिंग के अनुसार से हम लोग यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ था। स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्रोपोर्शनलिटी को शो करता है। इस तरीके से पता चला कि इंटेंसिटी ऑफ करंट और पोटेंशियल डिफरेंस एक दूसरे के कैसे प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ कि अगर वोल्ट मीटर का रीडिंग बढ़ेगा तो एमीटर की भी रीडिंग बढ़ेगी, वोल्ट मीटर की रीडिंग घटेगी, एमीटर की रीडिंग घटेगी। किस बात पे, जब मेरा रेसिस्टेंस कांस्टेंट रहा। तो ये हमारा प्रूफ था एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन का। उम्मीद है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।